Today with me is Mr. Ravish Kumar, a renowned journalist. But ज़्यादा लोगों को आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता, पब्लिक डोमेन में कुछ डालते नहीं है। हमको कहानी सुनाकर खुद को बेचना तो नहीं है ना। मैं चाय बेचता था, है ना, आ रहा हूँ 20 करोड़ के हेलीकॉप्टर से, मैं कह रहा हूँ मैं चाय बेचता था, LED स्क्रीन लगा दिया, मैं कह रहा हूँ मैं सबसे बड़ा गरीब आदमी हूँ, वो मुझे करना नहीं है। मोदी जी, आखिरी सवाल ये है, आप फकीरों की तरह रहते हैं, आप फकीर अपने आप को बताते, आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, एक फकीरी है आपके स्वभाव में। ये कहां से आई? क्या आप हमेशा से ऐसे ही थे या धीरे 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 फकीरी आती चली गई? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। बंदा ये बिंदास है, 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 बंदा ये बिंदास है। रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है, रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है। देखिए, एकदम एग्जैक्ट प्रसंग तो याद नहीं है, पर मुझे लगता है कि शायद यही है कि जब 84 में सिख विरोधी दंगे हो रहे थे तो उस वक्त टीवी पे बॉबी फिल्म आ रही थी। मास मीडिया के जरिए जनता का ध्यान दूसरी तरफ ले जाने की कोशिशों की बुनियाद तो उन दौर में भी पड़ चुकी थी, लेकिन अब उसका स्केल काफ़ी बड़ा हो गया है। कहीं ज़्यादा बहुत सारे चैनल हैं और वो एक एंकर आएगा तो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लगता है गिरता गिरता वहाँ कूद जाएगा। एक आता है वो फाइटर प्लेन के बारे में बताता है, हाँ, खुद ही ट्रैफिक जाम से आएगा, फाइटर प्लेन को रात के वक्त बताता है। किसी दिन सबमरीन के बारे में बता रहा है, किसी दिन टैंक के बारे में बता रहा है। तो वो टैंक और सबमरीन के बारे में नहीं बता रहा है, वो ये बता रहा है कि आप मूर्ख हैं। देखिए, हम आपके सामने खड़े होकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं। उत्तर कोरिया का सनकी तानाशाह किम जोंग अब तक अपने हथियारों की नुमाइश कर दुनिया को चौंकाता था, लेकिन इस बार उसने अपने ब्यूटी बम को सामने लाकर अपने दुश्मनों को भी हैरान कर दिया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की सनक के सारे किस्से तो कब के आम हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस तानाशाह के पास एक पिगी बैंक है। जो दुनिया का बैंड बजाने की बात करता है, उसका बैंड बजा दिया उसकी बीवी ने। क्यों लताड़ खानी पड़ी बीवी से? किम जोंग की सिगरेट की आदत पर बीवी बहुत ज्यादा गुस्से में। खैर, कौन सी बीवी होगी जिसको पति की सिगरेट फूकने में अच्छा लगेगा या उसको मजा आएगा? आखिर ये हो क्या रहा है? और ये पता नहीं क्यों जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं कुमकुम, वो भी बिना हमें बताए कुछ भी ऑन एयर लिख देते। मतलब बीवी ने बजाया किम का बैंड, ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। खैर चलो, देखिए, हम आपके सामने खड़े होकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं और आप बेवकूफ बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि आप ये नहीं पूछ रहे कि आपका बच्चा जिस कॉलेज में गया है वहाँ पे 10 साल से टीचर क्यों नहीं है। आप ये नहीं पूछ रहे हैं कि एक अच्छे कॉलेज की इतनी कमी क्यों है। 12,000 13,000 कॉलेज होंगे इस हिंदुस्तान में, 90% किसी काम के नहीं है। तो ये कौन बनाया? नेता लोग बनाया। अगर पहले बना तो आपने ठीक किया है? बताओ क्या ठीक किया आपने? तो आप उसके जगह कहते हैं हम वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाएंगे। कितना? तो 10 से काम हो जाएगा। पहले इंडिया के लेवल का तो यूनिवर्सिटी बना दो भाई, क्लास में टीचर तो दे दो। मैडम रोज स्कूल में पढ़ाती हैं, तो स्कूल की स्पेलिंग लिखवा कर भी देखते हैं। स्कूल की छत से मलबा गिरने के बाद अब टीचर हेलमेट पहनकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ की इमारत की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि यहाँ पर बैठे टीचर्स जो अपना काम निपटा रही हैं, उन्हें हेलमेट पहनना पड़ रहा है। अगर आप अपने बच्चे को फीस देकर बर्बाद होते देखना चाहते हैं तो बिहार के BN मंडल यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, BR अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी में तुरंत भेज दीजिए। वहां 3 साल का BA 5 से 7 साल में कराए जाने का फॉर्मूला पेटेंट हुआ है ट्रंप के यहाँ। नौजवान कॉलेज से निकलेगा ही नहीं तो बेरोजगार होकर बाहर घूमेगा कहाँ? आप जो करंटली काम कर रहे हो वो टिपिकल सेंस में कोई और देश में कहाँ और किधर और कोई और ये देश में कोई और राज्य में उसे जर्नलिज्म बोलते हैं, पर अभी ये थोड़ा स्कैरी हो गया है। आपको डर नहीं लग रहा?
नहीं, आदतन तो मैं बहुत डरपोक हूँ, मतलब बहुत तरह से डर लगता है। इस किताब में लिखा भी है कि बेल का पेड़ देखता था ना रात को, तो लोग कहते थे कि वो बेल के पेड़ पे भूत होता था। हाँ। तो उसके नीचे से जाने पे तो मैं भागने लगता था, हनुमान जी का जय बजरंगबली करते हुए भागता था। तो मैं इस तरह का डरपोक घबराया हुआ आदमी, आज भी मुझे डर लगता है। यह है कि अब मैं जय बजरंगबली नहीं करता हूँ, तब करता था। पर ये मैं कहीं से इम्प्रेशन नहीं देना चाहता कि मुझे डर नहीं लगता। हाँ। मेरे हर दिन की शुरुआत किसी न किसी प्रकार के डर से होती है, और उस डर से निकलने की प्रक्रिया में आप धीरे धीरे कुछ ऐसा होता है, आप ऐसा करते हैं जिससे आपको लगता है कि आदमी कितना ब्रेव है। हालत यह है कि हम जैसे पत्रकारों के व्हाट्सएप नंबर पर गालियां छोड़िए, मारने और बलात्कार की धमकियां सामान्य हो गई हैं। जिन ट्रोल को हम अनजान समझते थे, कंप्यूटर पर नकली आईडी से बनी सेना समझते थे, वो अब अपना नकाब उतार चुके हैं। वो तरह तरह के ऐसे संगठनों के सदस्य के रूप में सामने आ रहे हैं जिनके आगे कभी हिंदू तो कभी गौ रक्षा तो कभी सनातन लिखा होता है। एक दिन मेरे हाथों से मरेगा तू, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, यहाँ से पाकिस्तान लेके जाऊंगा जहाँ तुम्हारा घर है। इसने एक लेटर पैड भी भेजा साबित करने के लिए कि बजरंग दल से ही जुड़ा है। मेरी माँ के बारे में जो कहा गया उसे मैं रहने देता हूँ। वैसे भी मुझे माँ की तस्वीर का सहारा लेकर नोटबंदी की तरह सहानुभूति नहीं बटोरनी है। यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि गाली देने वालों की जमात का संबंध उनसे भी है। बहुत से ऐसे लोगों को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं। और प्लीज प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो इस तरह के लोगों को फॉलो ना करें। कोई नहीं मिलता उनको हिंदुस्तान में तो मुझे फॉलो कर लें। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि बहुत आदर से आलोचना करूंगा, बहुत अच्छी कविताएं सुनाऊंगा, हिंदू धर्म के बहुत सारे श्लोक सुनाऊंगा उनको लगेगा नहीं कि वो एक ऐसे हिंदुस्तान में है जहां उनकी कोई कदर नहीं करता है। मेरा तो कोई दिन और कोई घंटा ऐसे नहीं गुजरता जिसमें मेरे दोस्त ये ना कहते हैं तुम्हारी तो नौकरी चली जाएगी। हाँ, तुमको तो मोदी जी नहीं छोड़ेंगे, भले मोदी जी हमको जानते ना हो, जानते तो हैं वैसे। हमको नहीं जाने तो किसको जानेंगे। Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster ass nigga plays his cards right. वो तो अब देखिए 2014 से पहले वो लोग मुझे तो बहुत कहते थे कि मैं देशभक्त हूँ। उनके जो बहुत सारे मंत्री हैं वो मुझे मैसेज करते थे कि आपके जैसा हिम्मती पत्रकार हमने नहीं देखा। जब मैं कांग्रेस की सरकार में सवाल करता था तो अब दिवाली मिलन होता तो उसमें भी नहीं बुलाते हैं। तो अब वो बड़े होके इतने छोटे हो जाएंगे, मुझे नहीं पता था कि दिवाली मिलन में भी नहीं बुला रहे हैं। ये उनको सोचना चाहिए, नहीं आते मेरे शो में। आप सोचिए कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का अपमान किया आपने। वो जो गांव देहात में बीजेपी का कार्यकर्ता है वो इतना छोटा थोड़ी है कि आप एक पत्रकार का विरोध करेंगे। इतना छोटा, इसका आप कभी मिले हैं? मैं मिलता हूँ उनसे, मिलते हैं तो गले भी मिलते हैं मुझसे। और कान में कह के जाते हैं कि बड़ा सही करते हैं, खींचते रहिए इन्हें। इसका मतलब उस कार्यकर्ता का लोकतंत्र में यकीन है। उसको ये लगता है कि इस डेमोक्रेसी को और जिंदगी को बेहतर करने में ये पार्टी बाकी पार्टी से बेहतर कर सकती है, इसलिए उसने अपना जीवन दिया है। क्योंकि वो जिंदगी की तकलीफ से बीजेपी का कार्यकर्ता भी परेशान है, बीजेपी का समर्थक भी परेशान है। उसको नौकरी नहीं मिल रही, उसको भी नहीं मिले ना जिसने बीजेपी को वोट दिया है। तो बात मोदी सरकार की हो और वाराणसी की चर्चा ना हो तो हमारी पड़ताल अधूरी रह जाएगी। मैं बताना चाहता हूँ 4 साल जो है मोदी सरकार के वो एकदम बेहाल रहा है। आप अगर देखेंगे तो केवल जुमलेबाजी से देश के साथ साथ बनारस के सांसद होने के नाम उन्होंने बनारस को बहुत चला है। विकास के नाम पे 3 साल पहले वाराणसी में एक पुल जो एक्सटेंशन के नाम पे बढ़ाया गया वो आज भी पूरा होने का नहीं। हाल ही में अभी घटना घटी है जिसमें दर्जनों लोग मरे गए हैं, उनकी मौतों को भी छुपाया गया है। केवल लाइटें लगाने से बनारस का विकास नहीं होगा। जो मूलभूत चीज़ें हैं, पानी से लेके सड़क से लेके कोई है नहीं। बनारस में पानी पीने के लिए नहीं है। आज जो वास्तविकता जो विकास होना चाहिए बनारस को, विकास नहीं दिखाई दे रहा है। लाइटें लगा देने से, रंग रोगन लगा देने से, सुंदरीकरण करने से विकास नहीं होता है। 72वें नंबर पे बनारस प्रदूषित शहरों में था, 3रे नंबर पे आ गया। यही मोदी की विकास है, आप जान लीजिए। लगातार गंदगी का अंबार है, माँ गंगा का पानी काला है। एक भी उपलब्धि इनकी बनारस की नहीं है। 2 मंत्री किसी लायक के नहीं, 8 विधायक किसी लायक के नहीं। फराडबाजी बात ही हुई है, सच्चाई 1% भी नहीं है। मैं हैरान हूं, आजकल मेरे ही देश में कुछ लोग मुझे गुनहगार कह रहे हैं। मैं हैरान हूं भाइयों। तो टीवी ने क्या किया है कि अटेंशन डाइवर्ट कर दिया है। और आज का टेलीविजन जो है बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से आपके डेमोक्रेटिक इंस्टिंक्ट को किल कर रहा है। आप समझ नहीं रहे हैं उसको। जब वो सरकार को छोड़ के एक सीमा से आगे जाकर सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन को अटैक करता है, तो वो ऑपोजिशन पे अटैक नहीं करता। ऑपोजिशन पे तो जनता ने अटैक कर दिया था 2014 में। उनको इतना सीट दिया कि वो बोल नहीं पाए।
ठीक है, लेकिन वो उनके जरिए आपके डेमोक्रेटिक इंस्टिंक्ट पे, आपके भीतर ऑपोजिशन बनने की किसी भी पॉसिबिलिटी पे वो लगातार अटैक कर रहा है कि जैसे इनसे पूछना कोई क्राइम है। My question to the oppositions continue. My question is, if the farmer is not in distress, why is the opposition in distress? Are you distressed that the farmer is not distressed? You are distressed that the farmer is not distressed. You are distressed that the farmer is not distressed. What is the criticism about? Can someone kindly tell me what is the criticism about? Do not talk about Judge Loya. Do not talk about JNU. Do not talk about FTII. Do not talk about UNA. You do not talk about Rohit Vemula. Do not talk about army bashing. Do not talk about lynchings. Talk about your real issue. Say you are a political. Say your intent is political. So give up. So give up. So give up. So give up. देखिए, ये जो टीवी चैनल वाले हैं ना तो लोकतंत्र के प्रति वफादार हैं, ना अपने शहर के प्रति वफादार हैं। ये किसी के नहीं हैं। अगर ये अपने शहर के प्रति वफादार होते तो जितना समय वो किम जोंग पे लगाते उससे कुछ तो कम समय वो शहर के किसी स्कूल पे दिखाते, अस्पताल के बारे में दिखाते। गरीब लोग बर्बाद हो गया है सर, गरीब लोग नहीं, हम लोग, हमारे जैसे लोगों को भी ये खबर मिल जाए कि इस अस्पताल में बीमारी में 10 लाख रुपए लेने हैं तो होश उड़ जाते हैं परिवारों में। बिल्कुल। 500-1000 रुपया तो बजरंगबली के यहाँ ऐसी मन्नत मांगने में लोग खर्च कर देता कि बचा लीजिए उस खर्चे से। इतना तनाव है समय में, लेकिन राजनीति के आकाश पे जश्न मन रहा है। यही वल्गर है, लोग समझ नहीं रहे हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, समझो इस बात। मशरूम खाइए और मोदी बन जाइए। चौंकने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं। बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे बनना है। देखिए जरा। लंच हो या डिनर, पीएम के डिश में मशरूम से बनी एक रेसिपी जरूर होती है। बाजार में इस मशरूम की कीमत 25 से 30 हजार रुपए किलो है। 66 साल के मोदी के माथे पर न शिकन न चेहरे पर कोई थकान। आप पूछ सकते हैं कि क्या ये मशरूम का इफेक्ट है। और इसमें न्यूज चैनल का क्या फायदा? न्यूज चैनल का फायदा देखिए क्या है, दो तरह से है कि आप ये काम बिना रिपोर्टिंग किए कर सकते हैं। झूठी तो फैलाना है ना। अगर आप सत्य की तलाश करेंगे तो आपको बहुत सारे रिपोर्टर रखने पड़ेंगे। अब आपके पास रिपोर्टर नहीं है, ले आओ स्टार। तो स्टार आ जाता है। तो स्टार का तो कपड़े में तो देखिए स्टूडियो में एसी में है, उसके तो सर्फ के भी खर्च नहीं होते होंगे। एसी में बैठने से शर्ट थोड़ी गंदा हो जाता है, आप तो 4 दिन भी पहन सकते हैं, बट आप 2 महीने पहन सकते हैं। ये मॉडल है कि रिपोर्टिंग को हटा दिया गया, एंकर को लाया गया और एंकर को परसेप्शन बेस्ड इशू दे दो। Is that the argument for winning, making you the face for 2019? You are converting whole debate between Modi versus whom. That's not the question. It will be Modi versus who. I repeat, Mr. Abhyankar, Modi versus who? Modi versus who? It will be lies versus people. No, Modi versus who? Modi versus who? Now let me say. Modi versus who? Modi versus who? I'm simply saying who. नावेद जी ये बताइए, who? You tell me seriously, seriously. Who? 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 Who let the dogs out? Who? 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 Who let the dogs out? Who? 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 Finally जाके लोग एक ही चीज देखेंगे। 1 मिनट, एक ही चीज देखेंगे, चेहरा देखेंगे, लीडर देखेंगे, मोदी जी को देखेंगे। किसी पत्रकार में हिम्मत है कि वो मेक इन इंडिया का क्या है, वो जो लाइन बना था उसमें जो नट बोल्ट था वो चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, जाके चेक करे। किसी पत्रकार में हिम्मत है कि स्किल इंडिया का जाके कर ले। इतने सारे न्यूज़ चैनल क्यों नहीं छापते पहले पन्ने पर? बहुत सारी खबरें खास लोगों की नहीं छपती हैं। तो अगर आप, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप इंफॉर्मेशन गैदर करने का स्ट्रक्चर होता, एक रिपोर्टर को, अच्छा रिपोर्टर को बनने में ना 10 साल का इन्वेस्टमेंट लगता है, तब जाके वो कमांड करता है, तब जाके वो ऐसा इंफॉर्मेशन लाता है कि आपको तुरंत लगता है ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो अब हर तरह के इंफॉर्मेशन को आपने ब्लॉक कर दिया है। सरकार किसी के भी रहे, अगर हमें अच्छा इंफॉर्मेशन, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा, क्या हम नहीं चाहेंगे कि मोदी जी की सरकार में हमारा कॉन्फिडेंस रहे? क्या हम चाहेंगे कि वो कॉन्फिडेंस सिर्फ झूठ के आधार पर रहे? लेकिन जब पुलवामा में शहीद हुए थे तब आप पर बहुत गंभीर आरोप लगे और ये कहा गया कि आप जिम कॉर्बेट में लगातार शूटिंग करवाते रहे। सच्चाई बताइए ना मोदी जी। कोई ऐसे आरोप पर भरोसा नहीं करेगा जी, कोई भरोसा नहीं करेगा जी। आप क्या बात करते हैं? मुझे बहुत दुख होता है जब ऐसी बातें करते हैं। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है।
मेरा तो रूटीन कार्यक्रम था उत्तराखंड में, तो मैं तुरंत बाय रोड और घंटों तक, और उस दिन बहुत बारिश थी, मैं तुरंत बरेली आया वहां से हवाई जहाज पकड़ने के लिए। रास्ते में एक स्थान आया तो मैं वहां उतर के फिर से एक बार रिव्यू किया सारी स्थिति का, जो भी इंस्ट्रक्शन देना चाहिए था वो दिया, फिर मैं भागा और फिर मैं आया। मैं रोज रात को एक डिबेट तो ऐसी चल ही रही है जिसका पॉइंट और पर्पस है कि राहुल गांधी इज इररेलेवेंट टू इंडियन पॉलिटिक्स। And I'm like, if he is irrelevant to Indian politics, why are we debating him? हम क्यों कर रहे हैं उसके बारे में बात? इसलिए कि जो आदमी जिसको टीवी मानता है कि रेलेवेंट है, हाँ, उससे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। हाँ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। प्रधानमंत्री जी, how would you look back on the 3.5 years of your term in office? So much हुआ है, कितना किया है, फिर से 2019 के पहले ये लोग कुछ इश्यूज खड़ा कर रहे हैं जुडिशरी को लेके, केसेस को लेके, आपको फिर से कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने 2014 में एक नारा दिया था, उसमें आपने कहा था कि आप इस देश को कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। तो क्या ये कांग्रेस मुक्त भारत आपका साकार हो रहा है? छुट्टी आप कभी नहीं लेते, और मैंने ये सुना है कि जब आप विदेश दौरे पर जाते हैं तो रात में ट्रैवल करते हैं, कहीं आप रात में रुकते नहीं हैं, हवाई जहाज़ में आप अपनी रात बिताते हैं। इतनी एनर्जी आप कैसे लेकर आते हैं? क्योंकि आपकी उम्र में बाकी लोग शायद कल्पना भी नहीं कर सकते और आज आपकी एनर्जी ऐसी है कि कोई देश के जो युवा हैं उनको भी शायद शर्म आ जाए। जो आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या चाहेंगे इतिहास आपको कैसे याद रखे? गलत कौन है? जो न्यूज़ क्रिएट कर रहा है वैसी जो ऑडियंस लैप अप करे, या ऑडियंस जो लैप अप कर रही है, या आप जो नहीं सरकम कर रहे हो ये एनवायरनमेंट को? जो आपने बोला कि मैं सिर्फ मुद्दे की बात करूंगा, एक है बोल रहा है कि मुझे ऑडियंस चाहिए, टीआरपी चाहिए। तो चैनल चलाना तो बिल्कुल आसान नहीं है। नहीं, आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। बहुत टफ है, और जो मार्केट फोर्सेस के लोग हैं वो बहुत प्रेशर में आ गए हैं। तो जो हमारे उद्योगपति हैं, इनको टाइकून कहते हैं, बड़ा शेर बन के फोटो खिंचाते हैं सब। इनकी स्थिति कारकुन जैसी है। कारकुन मतलब प्यादा। हाँ, वो फोटो $1 बिलियन के हैं, फोर्ब्स में आ गए हैं, लेकिन हुजूर के सामने बोलने की हिम्मत नहीं है। एक पत्रकार बोल रहा है तो चलो भाई इसको हटा दो। मैं कह रहा हूँ कि बोलने वाले या सवाल करने वाले पत्रकार क्यों हटाए जाते हैं? क्यों सुनना पड़ता है कि तुम ये मत बोलो नौकरी चली जाएगी, तुम प्रधानमंत्री के बारे में मत बोलो नौकरी चली जाएगी? क्या हमारे प्रधानमंत्री इसलिए वहां शपथ लेके गए कि मेरी नौकरी चली जाए? जिस दिन चली जाएगी पता मैं क्या करूंगा? टी शर्ट पहनूंगा, लिखूंगा प्रधानमंत्री के द्वारा हटाया गया भारत का पहला पत्रकार, वही पहनूंगा जिंदगी भर। पर वो खुद भी तो नहीं लेते होंगे नौकरी, वो उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो स्ट्रेस में आके। जो पावर का सिस्टम बनता है ना, और जो कल्चर बनता है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जगह जाकर फिक्स होती है। वो प्रधानमंत्री ठीक है ना, नहीं, प्रधान सेवक है वो। हाँ, नहीं, वो तो प्रथम सेवक तो नेहरू जी ने कहा था, उनका कोट नहीं है ये। हाँ, यहाँ पे कुछ नेहरू का लिखा हुआ है कि लोग मुझे भारत का प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन यह अधिक उचित होता यदि वे मुझे भारत का प्रथम सेवक समझते। ऐसी कोई बात आजकल तो नहीं कर रहा है। आई थिंक यू आर द ओनली जर्नलिस्ट, आज के जो जर्नलिस्ट देखेंगे, प्राइम टाइम जर्नलिस्ट जो बचे हैं, उनमें आप हो जिन्होंने रूरल अफेयर्स को इंटरेस्टिंग बनाया लोगों को समझने के लिए। हाँ, मुझे चाहता है, क्योंकि मुझे आप में भरोसा है कि अगर मैं आपको ठीक से किसानों की समस्या को बता दूं, आधार के फ्रॉड को बता दूं, तो आप समझ जाएंगे। आप अभी तक 2 कारणों से नहीं समझ रहे हैं कि एक आपने परसेप्शन बना लिया है, और दूसरा मैं आप तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। लेकिन मुझे फिर भी आप में तब भी भरोसा है कि आप मुझसे नफरत करते हैं। अगर मैं आपकी बात करूंगा तो आप सुनेंगे। जब मैं नौकरी सीरीज कर रहा था और बैंक सीरीज कर रहा था, तो मैंने कहा भाई देखिए, ऐसा है कि मेरे पास रिसोर्स नहीं है, और ये मैं अपने दर्शक को टीवी पे बोलता हूँ कि मेरे पास रिसोर्स नहीं है करने का, मेरे पास कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है कि आप 3000 मैसेज भेज देंगे तो मैं पढ़ लूंगा। लेकिन मैंने सबके मैसेजेस पढ़े,
तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने लिखा कि आप हमें माफ कर दीजिए, हम आपसे नफरत करते थे। एक बैंकर ने लिखा कि मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि अपनी खराब व्यवस्था, हालत के बारे में मुझे उस व्यक्ति के जरिए सुनना पड़ा जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता था, जिस एनडीटीवी को मैं अपने घर में चलने नहीं देता था, और जिस रवीश कुमार का नाम कहीं आता तो मैं डिलीट कर देता था। मैं बड़ा रोया हूं कि उसके प्रोग्राम में मैं अपनी जिंदगी की व्यथा देख रहा था। तो मैं शर्मिंदा हूं और आपसे माफी चाहता हूं। आज से मैं किसी को भी सपोर्ट करूं, अंधभक्ति नहीं करूंगा। मैं यही कहता हूं, मैं आपके सपोर्ट करने के चॉइस में दखल नहीं दे रहा, क्योंकि आप अब भारत की राजनीति में फंस गए हो। गिरना आपको गड्ढे में ही है, तो मैं उसमें आपका कुछ नहीं कर सकता। कुआं खाई है ना, कुआं खाई, गिरना तो आपको दोनों तरफ खाई में है। आपकी नियति यही है। इन राजनीतिक दलों ने जो तंत्र बनाया है ना पीछे, वो और हम और आप कुणाल देखना नहीं चाहते, इसलिए कि जिस दिन आप देख लेंगे रात भर नींद नहीं आएगी। क्या क्या पास हुआ विपक्ष को पता नहीं चला, मीडिया को समझ नहीं आया। राजनीतिक दलों ने अपने लिए कॉरपोरेट चंदे का बढ़िया इंतजाम कर लिया। आप ये मत समझिए कि सरकार ने राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया, ऐसा नहीं है। वहां तो चंदा देने वालों की पहचान गुप्त रखने का इतना अच्छा प्रयास हुआ है कि पूछिए मत। नए संशोधन के अनुसार कॉरपोरेट अब कुल मुनाफे का 7.5% से भी अधिक चंदा दे सकते हैं, यानी 7.5% तक ही चंदा देने की सीमा अब समाप्त कर दी गई है। पहले बताना पड़ता था किसे चंदा दिया, अब नहीं बताना होगा। क्या आपने सोचा है कि अगर कोई कंपनी अपने मुनाफे का कुछ भी हिस्सा चंदे के रूप में किसी राजनीतिक दल को देने लगे तो उसके क्या खतरे होंगे, आप पर उसका क्या असर पड़ेगा? बताना पारदर्शिता है या छिपाना पारदर्शिता है? डिक्शनरी भी तो चेंज करवानी पड़ेगी। सर, दो चीज पूछनी है आपसे। एक तो ये है कि आपने तो बहुत बार इंटरव्यू के लिए पूछा हुआ है पीएम को, एक भी बार नहीं पूछा आपने? मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? सबको तो मिल रहा है। कौन मिलेगा? उनके प्रवक्ता नहीं आते तो उनसे पूछने का क्या मतलब? वो क्या सबको देते हैं इंटरव्यू? सबको तो नहीं देते हैं ना। मैं ईमेल एक्सचेंज करके इंटरव्यू नहीं करने वाला। हाँ, आप मिलके करना चाहते हो? ऐसे करना, लाइव कीजिए जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ। हाँ, तो नहीं करो। होगा तो फ्री होगा, नहीं तो नहीं होगा, कोई बात नहीं। तो मनमोहन सिंह ने भी नहीं दिया, इसमें क्या है? तो आप किसे ज्यादा महत्व देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की लोकल यानी राष्ट्रीय आलोचनाओं को या ग्लोबल यानी वैश्विक आलोचनाओं को? टाइम पत्रिका ने अपने कवर पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अंडर अचीवर के तौर पर पेश किया है। यानी टाइम की कहानी बताती है कि कैसे वे दूसरे कार्यकाल में उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। ग्रोथ रेट का पिचकना, सब्सिडी की राजनीति का दबाव, महंगाई और सोनिया गांधी से असहज रिश्तों को गिनाया गया है। इस तरह के लेख टाइम पत्रिका के साथ इन दिनों भारत की तमाम पत्रिकाओं, अखबारों के कॉलमों में छप रहे हैं। कोई यह नहीं बता रहा कि 1991 में जो नीतियां मनमोहन सिंह ने तय की थी, क्या वे एक्सपायरी डेट क्रॉस कर चुकी हैं? क्या वे अब ग्रोथ रेट के लायक नहीं रही? कांग्रेस कहती है कि टाइम को भाव मत दीजिए, बीजेपी कहती है कि जो आम आदमी बोल रहा है वही टाइम ने लिख दिया है। पर जो बीजेपी के समर्थक है करंटली, वो चाहते हैं कि आप एक बैलेंसिंग एक्ट करें। वो समझ रहे हैं? मतलब क्या करें? मतलब इधर से बीजेपी वाले छोड़ गए हैं, हाँ, है ना, इधर वाले को मैं बुला नहीं सकता, तो मैं तो कोई एक्ट ही नहीं करता, तो अब मैं नौकरी और यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ। इसमें तो बैलेंस का कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्लासरूम में टीचर नहीं है तो टीचर नहीं है। वो नीतीश कुमार के कॉलेज में भी नहीं है, वो पंजाब में भी नहीं है, और वो शिवराज सिंह चौहान के यहाँ भी नहीं, और नरेंद्र मोदी जहाँ पे 12 साल मुख्यमंत्री रहे वहां भी नहीं है। पर आप ब्रांड हो जाते हो इसमें, है ना? मुझे उसकी चिंता नहीं है। मैं जब तक स्टैंड ले रहा हूं और सही बोल रहा हूं, जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं कि नहीं, बिल्कुल, तब तक मैं ठीक हूं मेरे हिसाब से। बीजेपी के सांसद विनय कटियार ने कहा है कि हिंदुओं को मंदिर के लिए शहादत देनी पड़ेगी, तैयार रहना पड़ेगा। उस कटियार साहब ने, आपको याद है कि कब कहा कि हिंदुओं के पढ़ाई लिखाई के लिए अस्पताल और अच्छे कॉलेज खोलने के लिए हम प्रतिनिधि शहादत देने के लिए तैयार हैं, कहीं खुलवाया है? भारत में हर घंटे एक छात्र के आत्महत्या करने की खबर आती है। इस मुल्क में 3 साल में 26,500 छात्र आत्महत्या कर लें, उस मुल्क में सांसद ये कहें कि मंदिर के लिए हिंदुओं को शहादत देनी होगी, तो आप तय कीजिए कि आपको किस लिए शहादत देनी है। आप पूरे मीडिया का रूल तोड़ दीजिए कुणाल। हाँ।
ट्रैफिक लाइट से लेकर हर चीज हटा दीजिए, अब मुझे कहिए कि मैं लेन में आऊंगा, कौन सा लेन है भाई? कौन सा लेन है मेरे लिए? आप मेरे शो में नहीं आके मैं बैलेंस कर दूं, किस चीज का बैलेंस? आपके झूठ का बैलेंस मैं किस चीज से बैलेंस करूंगा? आपके झूठ का बैलेंस तो इसी बात से होगा ना कि आपको एक्सपोज कर दिया जाए। एग्जैक्टली। तो मेरे एक्सपोज करने से आपको तकलीफ होती है क्योंकि वो इंजेक्शन होता है, दर्द होता है, तो लोग कहते हैं नहीं आप थोड़ा बैलेंस कर देते, यानी आप इंजेक्शन को इधर से निकाल कर उधर किसी और को लगाओ, यार मुझे छोड़ दो कुछ दिनों के लिए, हम इस नशे में रहना चाहते हैं। इंडिया का नाम हो गया है। हम लोग पहली बार INDIA लिखना सीखे, उसके पहले हम लिखना भी नहीं जानते, यही आके सिखाए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब तक के बयानों में कोई पैटर्न है? नौजवान टीवी खोलता है कि नौकरी पर चर्चा कहीं हो रही होगी, मगर वो विप्लवी बयानों में छिपी हुई हंसी के सामने लोटपोट होकर मदहोश हो जाता है। फिर आया कि युवा राजनीतिक दलों के पीछे एक सरकारी नौकरी के लिए वर्षों दौड़ते रहते हैं। अगर वे पान की दुकान खोल लेते तो बैंक में 5 लाख रुपए होते, यही बात वो अपने मैनिफेस्टो में कह देते। प्रधानमंत्री ने पकौड़ा तलने को रोजगार ही कहा, मगर पान बेचने के साथ 5 लाख का हिसाब भारत की राजनीति में सबसे पहले बिप्लब बाबू ने दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि 50 रुपए लीटर दूध है, कोई ग्रेजुएट एक गाय पाल ले जो नौकरी के लिए 10 साल से घूम रहा है, तो 10 साल गाय अगर पाल ले तो उसके बैंक में 10 लाख का बैलेंस हो गया। अब ये देखिए 15 लाख का हिसाब आ गया ना आपके खाते में, एक पान की दुकान और एक गाय, तो आगे 15 लाख। यह है इनकी नौकरी का प्लान। आप अगर सरदार पटेल के नाम पर 2000 करोड़ की प्रतिमा बनाते हैं, जितना मैंने सरदार के बारे में पढ़ा है, आप उनकी सेंसिबिलिटी को इंसल्ट कर रहे हैं। जितनी बार आप ये कहते हैं कि यदि उनको प्रधानमंत्री बनाया गया होता, ये टॉपिक इतना बार लग रहा है कि 2014 में ही उनको बना देना चाहिए था। अबे जिनको बनाया गया उनको तो बात करें, हम जिनको बनाया गया वही दिन भर कर रहे हैं कि यदि सरदार पटेल भारत के प्रधानमंत्री होते। ये 10वीं क्लास का लेवल है। 10th में आता था ना, निबंध लिखो यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, तो ये उसी पे मॉडल है, यदि सरदार पटेल भारत के प्रधानमंत्री होते। अभी जो हो रहा है उसका सवाल बताओ ना भाई। हम हिस्ट्री में क्यों जा रहे हैं प्रॉब्लम ढूंढने? और हिस्ट्री में जाना, क्लासरूम में जाइए, लाइब्रेरी में जाइए, टीवी पे कैसे जा रहे हैं? वो एंकर जो रात को 10 बजे गया है, उसकी अपनी शिफ्ट 12-12 घंटे की है, वो पेपर ढंग से एडिटोरियल 4 नहीं पढ़ पाया है, अगले दिन वो आके हिस्ट्री पे डिबेट कर रहा है। कैसे पढ़ लिए भाई? You people want to destroy our country's history and culture. Every leg and every opportunity you want to appropriate Ambedkar. Was he being disrespectful when he wrote, and I quote, the slogan Bharat Mata Ki Jai electrified the whole nation, whereas if one were to raise the slogan India Mata Ki Jai, it would look fanciful and uninspiring. He understood Bharat Mata Ki Jai. You came without studying today. Next time you can study and come on my program. I don't have a problem. I've been teaching for the last 45 years. You may teach, but you don't know your facts. You may teach, so what? I teach every day. So what if you teach? Arey, so what if you teach? Try your intellectual terrorism with someone else, not on Republic. Arey bhai, Professor Vishweshwar Rao was Mahatma Gandhi, Mohanchand Karamchand Gandhi, a member of the RSS. मोहनचंद करमचंद गांधी। उस बेचारे को पता नहीं था कि जब वो पत्रकारिता में आएगा तो भजन करना पड़ेगा, ठीक है? तो उसके तो सारे अरमान कुचल गए हैं, अब वो सैलरी चेक के लिए कर रहा है। लेकिन दर्शक तो अपनी सैलरी के लिए टीवी नहीं देख रहा ना, वो तो देख रहा है कि हमारे डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है। Very good evening. London is the big talking point. And on a day when the opposition has been targeting the Prime Minister relentlessly for being a mourn or silent leader, Narendra Modi will be taking India's questions on a public platform in London. The reason why the event is being billed as an exemplar of direct democracy is because the organizers have told Times Now on record that the interaction will be completely unscripted and therefore unprecedented. नमस्ते मोदी जी, आई एम प्रियंका फ्रॉम दिल्ली और मेरा भी आपसे एक सवाल है कि हम गवर्नमेंट क्यों चूज करते हैं? ताकि सरकार हमारे लिए काम कर सके, लेकिन जब से आप आए हैं तब से तो जैसे सिस्टम बिल्कुल बदल ही गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर मेरा आपसे एक सवाल है कि ऐसा पहले क्यों नहीं होता था? The PM is to answer the questions on the spur of the moment.
apparently extempore, apparently untutored, unscripted. मोदी जी, आपने भारत के हित में कई अनोखे कदम उठाए हैं और इसके नतीजे हमने सिर्फ देश में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी देखे हैं। बावजूद इसके आज देश में ऐसी कई सारी शक्तियां हैं जो किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करने में जुटी हुई है। तो क्या ऐसी गतिविधियों के चलते हुए आप कभी डगमगाते नहीं? सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। हमारे श्रद्धेय युवा प्रधानमंत्री जी, आप हमें कभी थके हुए नहीं दिखते। मेरा आपसे सवाल यही है कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा आती कहां से है? By agreeing to participate in an unprecedented, unscripted Q&A session, has the Prime Minister silenced the Mon Modi lobby? ये शर्मनाक है। उनको पता नहीं है क्या? टीवी वालों को सबको पता है। अभी 4 दिन में इनको अवार्ड मिल जाएगा, सब घूमते रहेंगे ट्वीट, वी बिलीव इन जर्नलिज्म और फलाना ग्रुप, ये वी आर नंबर 1 चैनल। दुनिया का पहला 0 TRP एंकर हूं। क्या कर लोगे मेरा बताओ? ये नंबर 1 मुझे तो समझ में नहीं आता। नंबर 1 हो जाते हैं हर दिन। ये चुनाव इलेक्शन चल रहा है तो लड़ जाइए, आप ही देश बना लीजिए आप। फिर मोदी के पीछे क्यों पड़े हुए? आप इतने नंबर 1 हो तो बोल दो हमारा एंकर प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है और दोपहर वाली एंकर वो होम मिनिस्टर है जो 4 बजे आती है, उसको हम डिफेंस बना देंगे, 5 वाली को हम सुषमा स्वराज की जगह रख देंगे, इनको वोट दे दीजिए, हम नंबर 1 है। शहरों में नंबर 1, गांव में नंबर 1, इंडिया टीवी देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी न्यूज को नंबर 1 न्यूज चैनल बनाने के लिए शुक्रिया। जी हाँ, एक बार फिर से आज तक को मीडिया का सबसे विश्वसनीय ब्रांड चुना गया है। Yes, 11-week non-stop number 1 for Republic TV, 270% greater than Times Now. Times Now is India's number 1 channel. The rest, as they say, is history. और ये मीडिया जो है हिंदुस्तान का जो अर्जित अर्नड डेमोक्रेसी है ना, हमारा डेमोक्रेसी अर्नड है, हमने इसको डिफरेंट चैलेंजेस में अर्न किया है, इसको खत्म कर रहा है टीवी। और आप बेहतर है आज समझ जाइए, नहीं तो कल तो समझ में आएगा ही आएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भले ही आप मुझे भी ना देखें लेकिन टीवी कम देखिए। इस पर या तो झूठ का प्रोपेगेंडा चलता है, नेता की नेतागिरी चल रही है, आपको या आपके बच्चे को मानव बम में बदलने के लिए हिंदू मुस्लिम डिबेट चलाया जाता है। असली हिंदू वर्सेस ढोंगी हिंदू। क्या टोपी पहनाकर, जालीदार टोपी पहनाकर 2019 की जंग जीत जाएगी कांग्रेस? भगवा से क्या बदले का भाग्य? जो हिंदू गर्व की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। 2019 के बाद क्या हिंदुत्व करेगा? सबका बेड़ा पार, आज आर पार में इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चुनाव में राम वर्सेस एच की पूरी कहानी देखिए। तो फैब्रिकेशन जो है वो एक सिस्टमिक चीज है, वो कोई कर रहा है, अदृश्य शक्तियां जो हैं वो प्लान कर रही हैं, तो वो फैब्रिकेट करती हैं। तो जो ये फेक न्यूज़ है, जैसे हम लोग जर्नलिज्म में है तो कई बार गलती करते हैं, आप बोल रहे हैं तो कुछ गलत बोल गए, तो वो गलत बोलना और पूरी बात ही गलत बोलना, एक डिजाइन के तहत दोनों में अंतर है। ये इसी के जरिए यही तो स्मोक क्रिएट करता है ना फेक न्यूज़। या आप कहीं ऑस्ट्रिया की सड़कों का फोटो लगा देते हो आप जाके छत्तीसगढ़ के रिपोर्ट में, है ना, वो मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में, तो ये फेक न्यूज़ फेक पिक्चर करके आप स्मोक स्क्रीन लगाते हो। लोग कहते हैं यार इंडिया में बड़ा अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए ना वो एक फिक्टिशियस कैरेक्टर विलन ढूंढ रहा है। तो उसके कई विलन हैं, एक मुसलमान विलन है परमानेंट, ठीक, और उसके आसपास जो आप क्वेश्चन करते हो तो एक गद्दार विलन बनाया जाता है कि आप गद्दार हैं, फिर एक एंटी हिंदू है और एक कम्युनिस्ट है। तो आदमी तो एक ही है जो सवाल करने वाला है, तो उसको ना तरह तरह के चश्मे से उसमें घिरा जाता है कि इस वक्त जैसे सूर्य ग्रहण होता है ना, तो कैसे चंद्रमा और धरती के बीच में सारा बदलाव होता रहता है, तो इस वक्त भाई साहब कम्युनिस्ट हैं, इस वक्त भाई साहब एंटी नेशनल हैं, इस वक्त भाई साहब एंटी हिंदू हैं, इस वक्त भाई साहब एंटी मोदी हैं। सरकार की आलोचना कभी ना करें। जब भी सरकार बहादुर को देखें आप डांस कीजिए। जब भी कोई सरकार का दिखे गाना चालू कर दीजिए, डांस चालू कर दीजिए। गाने के अमृत बोल हैं, रंभा हो संभा हो, मैं नाचूं तुम नाचो, जितनी तुम प्यार से जी लोगे उतनी ही जिंदगी रंभा हो संभा हो। रंभा हो संभा हो।
प्रैक्टिस के लिए ये गाना YouTube में मौजूद है। मैंने इस गाने को नेशनलिस्ट सॉन्ग का दर्जा दिया है। तो मैसेज ये है कि आप केवल सरकार की तारीफ कीजिए, नौकरी ना मिले तो आप तब भी कीजिए, अनाज के दाम ना मिले तो तब भी कीजिए, ताकि आपको कोई अर्बन नक्सल ना कहे। अरे मेरे पेरेंट्स डर जाते हैं, मेरी माँ मुझे बोलती है सब कोई डर जाता होगा, आपको भी लोग डराते होंगे कि मत करो चुटकुले। हाँ, मत करो चुटकुले। चुटकुले है यार, मैं बोलता हूँ यार ना करें तो उनको मन नहीं लगेगा क्या है यार, हमारी तो कोई आलोचना नहीं कर रहा। आप जो मेरी आलोचना करते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है, वो मेरे लिए गोल्ड माइन है, और ये मेरा कन्विक्शन है, ये सिर्फ शब्द नहीं है। मैं मानता हूं डेमोक्रेसी की अगर उत्तम से उत्तम कोई ब्यूटी है तो वो क्रिटिसिज्म है। मैं हमेशा क्रिटिसिज्म का स्वागत करता हूं। मैं मानता हूं मोदी सरकार की भरपूर आलोचना होनी चाहिए, हर प्रकार से आलोचना होनी चाहिए। तो हम लोग तो फेवर कर रहे हैं उनका। If media too begins to function like the WhatsApp university with fake news and fake knowledge, what then would be the consequences for society? It is a good sign that India's citizens have begun to understand this. That is why the congratulatory messages that I am receiving are also replete with worries on how the media has turned rogue in India. Therefore, while I am happy for myself today, I am also filled with sadness looking at the state of the profession I represent. Indian media is in a state of crisis, and this crisis is not accidental or random, but systemic and structural. While institutional journalism is facing a crisis, individual journalists are struggling to survive and question authority. Can we restore the sanctity of the news? I do hope audiences will once again realize the value of truthfulness in reporting and the diversity of voices and opinions, because a democracy can thrive only as long as its news is truthful, information is truthful. I accept the Ramon Magsaysay Award. I accept it on behalf of all those readers and viewers who continue to live in areas of knowledge inequality, but have a thirst for good and truthful information and knowledge. Many young journalists realize this challenge. I am confident that in times to come, they will be able to restore the meaning of true journalism. It is possible that they may lose the battle, but sometimes resistance is not a matter of choice. Not all battles are fought for victory. Some are fought simply to tell the world that someone was there on the battlefield.